नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें 30 मिनट से। 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। 2 राज्य त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 32 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। त्रिपुरा मोथा पार्टी को 13 सीटों पर, इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 1 सीट पर, कांग्रेस को 3 सीटों पर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 11 सीटों पर जीत मिली है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन काफी पीछे रह गया, जबकि पहली बार चुनाव लड़ रही त्रिपुरा मोथा पार्टी ने अच्छी सफलता हासिल की है। जनता से धुर विरोधी रहे लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने भी टाउन बोरडोवली सीट से जीत दर्ज कर ली है। अगरतला में चुनाव नतीजों के बाद भाजपा कार्यालय पर जश्न मनाया गया। भाजपा ने 2018 में भी शानदार जीत दर्ज की थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने चुनावी परिणामों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की डबल इंजन के विकास मॉडल को दिया और कहा कि उनकी सरकार और ज्यादा विकास करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने विधानसभा चुनाव में टाउन बोरदोवली सीट पर 1257 मतों से जीत दर्ज की है। जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में कहा कि जीतने के बाद ये सर्टिफिकेट मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। उधर नागालैंड विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, जिसके बाद बीजेपी अपनी सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ फिर से सरकार बनाएगी। नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था। बीजेपी ने नतीजों को डबल इंजन सरकार की जीत बताया है। नागालैंड में करीब 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। भाजपा ने चुनाव में 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार ईसाई मत के ही हैं। ऐसे में नागालैंड के चुनावी नतीजे ईसाई बहुल राज्य में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाते हैं। वहीं मेघालय विधानसभा चुनाव में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 26 सीटों पर जीत दर्ज की है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 11, भाजपा को 2, कांग्रेस को 5 और टीएमसी को 5 सीटों पर जीत मिली है। मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी के प्रमुख कॉनराड संगमा के निवास पर जश्न मनाया जा रहा है। वेस्ट गारो हिल्स के साउथ तुरा विधानसभा सीट से मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के खिलाफ कांग्रेस ने बेनियल मारक, तृणमूल कांग्रेस ने रिचर्ड मृग मारक, यूडीपी ने जॉन लेस्ली संगमा को मैदान में उतारा था। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के परिणामों पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पूर्वोत्तर में बीजेपी को लोगों का विश्वास प्राप्त हो रहा है। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इन राज्यों की जनता ने हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 गुनी मेहनत की है। उनके मेहनत की मैं सराहना करता हूं और धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव दिलों की दूरी समाप्त होने के साथ नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न ही दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर। यह नया युग और नया इतिहास रचे जाने का पल है। वहीं भाजपा के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता ने त्रिपुरा में दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया है। नागालैंड में बीजेपी को यशस्वी बनाया और मेघालय में वोट प्रतिशत बढ़ाने में योगदान दिया है। मैं लाखों कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के शुभारंभ सत्र में शामिल हुए। दिल्ली में चल रहे इस कार्यक्रम में विश्व भर की जानी मानी हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शुभारंभ समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की उनकी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्ता की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। भारत और इटली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी इटली की समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया। पीएम ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे।
उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश सहयोग को मजबूत करेंगे। भारत और इटली के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश एक स्टार्टअप ब्रिज बनाने पर भी सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन संकट का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव विकासशील देशों पर ही पड़ा है। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट को संवाद और कूटनीति से हल करने पर जोर दिया और कहा कि भारत शांति की किसी भी प्रक्रिया में सहयोग के लिए तैयार है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली के बीच करीबी रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि इटली के लिए भारत का महत्व इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस क्षेत्र के अपने पहले दौरे के लिए भारत को ही चुना है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की पहल को सराहा। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की बात कही। इससे पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी राजघाट भी पहुंची और वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट पर आगंतुक पुस्तिका में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने विचार भी दर्ज किए। और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तब उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। भारत की अध्यक्षता में G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आज से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के उद्घाटन सत्र को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि आज बहुपक्षवाद संकट में है। इस चुनौतियों से निपटने के लिए पूरा विश्व G20 की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई विकासशील देश अपने लोगों के लिए भोजन और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अमीर देशों के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और खाद्य ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों को कम करने के लिए G20 की ओर देख रहा है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत करने से पहले हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंपों में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। G20 देशों के विदेश मंत्रियों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम पहली बार एक वैश्विक संकट के बीच एक साथ आए थे और आज फिर हम कई संकटों का सामना कर रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी का प्रभाव, ऋण संकट की चिंता और जलवायु संबंधी घटनाओं में व्यवधान जैसे विषय विचार के लिए शामिल हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इन मुद्दों पर हमारा एक मत ही हो, लेकिन हमें साथ मिलकर सभी चुनौतियों का हल निकालना होगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने 78 देशों में विकास परियोजनाएं शुरू की हैं और सक्रिय रूप से आदान प्रदान और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग एक मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी मुद्दों पर बातचीत की और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग ने दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर एक द्विपक्षीय बैठक की। उधर रांची में आज से G20 प्रतिनिधि स्तर की बैठक शुरू हुई। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अक्षय ऊर्जा, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी और 21वीं सदी की चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर श्री वारी चंद्रशेखर ने अपने स्वागत संबोधन में देश में जारी नवाचार गतिविधियों से डेलीगेट्स को अवगत कराया। श्री वारी चंद्रशेखर ने कहा कि G20 प्रतिनिधि स्तर की बैठक से ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। G20 प्रतिनिधि स्तर की बैठक में हिस्सा लेने रांची आई CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलाईसेल्वी ने कहा कि हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हमें एक बेहतर भविष्य बनाना है। 2023 राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किए गए। इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल थे।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के चौथे संस्करण में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले 3 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी, चर्चा और संवाद, सकारात्मक विचार और आलोचना ही लोकतंत्र की ताकत है। वहीं केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के अवसर पर बोलते हुए कहा कि आज योजनाओं में सुधार से देश आत्मनिर्भर बन रहा है और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं का योगदान सराहनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा नेता ने एक रैली कर्नाटक के चित्तूर में किया, जहां लोगों से अपील की कि भाजपा को ही वो अपना समर्थन दें। उन्होंने कहा कि जनता ये मानती है कि सबसे विश्वसनीय पार्टी भाजपा ही है। हिंदुस्तान की जितनी भी बाकी की राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ कहने वाली पार्टी है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमें 100% यकीन है कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चेन्नई के तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में राजीव गांधी स्मारक पर पहुंचे और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने जम्मू कश्मीर में अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक जरगर की श्रीनगर स्थित संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई NIA की एक टीम ने जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस के प्रतिनिधि के साथ मिलकर की। मुश्ताक जरगर को केंद्र सरकार ने UAPA की 4थी अनुसूची के तहत आतंकवादी घोषित किया था। मुश्ताक जरगर पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा था और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार था। भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी ICAS के 47वें स्थापना दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में सिविल लेखा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। आप देखते रहिए DD न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। देखते हैं और भी बाकी खबरें फटाफट। कोरियाई गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में पहुंचा है। वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए दक्षिण कोरियाई बौद्ध भिक्षुओं का ये समूह मुजफ्फरपुर जिले के पारू में उन्होंने भ्रमण किया। इससे पहले कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल वैशाली पहुंचा। ये यात्री अपने साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेकर चल रहे हैं और भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरिया गणराज्य के ये बौद्ध भिक्षुओं का दल विश्व शांति और सद्भाव की प्रार्थना भी कर रहे हैं। इसी वर्ष भारत कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। जन औषधि सप्ताह के दूसरे दिन दिल्ली के IP एक्सटेंशन में जन औषधि प्रतिज्ञा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही @MyGovIndia के माध्यम से डॉक्टरों और वॉलंटियरों ने जन औषधि के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु शपथ भी ली। उधर बिहार के भोजपुर जिले के आरा में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से मोटे अनाज बाजरा को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि प्रदेश में बाजरा की उपज को बढ़ावा देना होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। उन्होंने भगवान श्री राम लला के बन रहे भव्य मंदिर परिसर का अवलोकन किया और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही सूचना प्रसारण सचिव ने अयोध्या के कायाकल्प की कई परियोजनाओं को भी देखा। उन्होंने कहा कि ये मंदिर दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ ही देश के सभी संप्रदाय के लिए प्रेरणा स्रोत है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करेगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे।
उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा कि केंद्र कंसोलिडेटेड फंड से चुनाव आयोग की फंडिंग और अलग सचिवालय बनाने के लिए आवश्यक बदलाव करे। वहीं अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन करने का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा बनाई गई इस कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे करेंगे। उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस कमेटी में जेपी देवदत्त, ओपी भट्ट, केवी कामत, सोमेशेखर सुंदरेशन और नंदन निलेकणी शामिल होंगे। कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। ये कमेटी मौजूदा नियामक तंत्र की बेहतरी के लिए अपने सुझाव देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कमेटी के अधिकार के दायरे के बारे में सेबी ने अपने सुझाव दिए हैं। अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को सुनवाई करेगा। आज अतीक अहमद के वकील ने जन सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 17 मार्च को मामले की सुनवाई का आश्वासन दिया है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उसे अहमदाबाद की जेल से रिमांड पर यूपी में न लाने दिया जाए। अगर उमेश पाल मर्डर केस में उसे पूछताछ करनी है तो वो अहमदाबाद में ही हो। ट्रांजिट रिमांड भी दी जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेज की सुरक्षा रहे। खबर अर्थव्यवस्था की। फरवरी में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 11% बढ़त के साथ 3.35 लाख इकाई के पार पहुंच गई। इस दौरान यह वाहनों की थोक बिक्री का रिकॉर्ड आंकड़ा है। मारुति सुजुकी इंडिया की घरेलू बाजार में थोक बिक्री 11% बढ़कर 1,55,114 इकाई पहुंच गई। हुंडई की थोक बिक्री 9% बढ़कर 57,851 इकाई पर पहुंच गई। वहीं टाटा मोटर्स की वाहनों की कुल थोक बिक्री 3% बढ़कर 79,705 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने घरेलू बाजार में भी 78,006 वाहन बेचे हैं। तो वहीं इस दौरान टोयोटा किर्लोस्कर की थोक बिक्री 75% बढ़कर 15,383 पर पहुंच गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री भी 8% बढ़कर 58,801 पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स लगभग 502 अंक टूटकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 129 अंक टूटकर 17,321.90 अंक पर बंद हुआ। वहीं सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज यानी कि सुबह सोना और चांदी सस्ता हुआ। सोने की कीमत 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 63,911 रुपये है। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जैसन क्लेयर ने आज नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों शिक्षा मंत्रियों के बीच शिक्षा, कौशल विकास और परस्पर हित के अन्य क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के छात्रों की डिग्री को दोनों ही देशों में मान्यता देने से संबंधित एक समझौते पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। इसके अलावा दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच 12 MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत में कृषि क्षेत्र में रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अगले 1.5 साल के दौरान करीब $18 लाख की राशि देने की घोषणा की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जैसन क्लेयर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों की वीजा प्रोसेसिंग में हाल के दिनों में तेजी आई है और अब छात्रों को 40 के बजाय 12 दिनों में ही वीजा मिल जा रहा है। यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी द्वारा राष्ट्रपति जो बाइडेन को चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार देने के बाद चीन ने आज संयुक्त राज्य अमेरिका से वहां काम कर रही चीनी कंपनियों के लिए उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करने की अपील की। अमेरिका ने ताइवान को $619 मिलियन कीमत के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ताइवान को अब F-16 फ्लीट की मिसाइल मिल सकेंगी। अमेरिका का ये कदम ऐसे समय में आया है जब चीन की वायुसेना द्वारा हाल ही में ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन किया गया था। अमेरिका में कुदरत कहर बरपा रही है। कैलिफोर्निया में भीषण ठंड, बर्फबारी और तूफानी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कैलिफोर्निया में अब और अधिक भी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने आज चीन से यूक्रेन रूस के युद्ध में रूस की मदद के लिए हथियार न भेजने का आग्रह किया और साथ ही रूस पर सेना वापस लेने के लिए दबाव बनाने को कहा। इंदौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 76 रन का लक्ष्य रखा है। भारत की दूसरी पारी 163 रन पर ही सिमट गई। दूसरी पारी में भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा ने सबसे अधिक 59 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लियोन ने 8 विकेट चटकाए।
और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 197 रन पर सिमट गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 88 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए। भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय विकेटों के मामले में 689 विकेट लेकर कपिल देव को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 3 विकेट लेते हुए अश्विन ने ये उपलब्धि हासिल की। वक्त आ गया एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें फटाफट। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज। भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में 3 विकेट लिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत में अपने 100 टेस्ट विकेट भी पूरे कर लिए। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने मेग लैनिंग को अपना कप्तान बनाया है। लैनिंग ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की सबसे सफल कप्तान है। दिल्ली ने जेमिमा रोड्रिगेज को अपना उपकप्तान बनाया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में शामिल किए गए सभी 13 खिलाड़ी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई सीरीज का हिस्सा रहे। डेविड मलान की शतक की मदद से इंग्लैंड ने 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश से मिले 210 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 48 ओवर और 4 गेंदों में 7 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले शॉटपुटर तेजिंदर पाल सिंह तूर ने राष्ट्रीय थ्रो चैंपियनशिप में गोला फेंक का स्वर्ण जीत लिया। उन्होंने 19.95 मीटर गोला फेंककर पटियाला में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने दुबई चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। जोकोविच ने अंतिम 16 के मुकाबले में टेलोन ग्रिक्सपुअर को सीधे सेटों में हराने में सफलता पाई। पोलैंड के ह्यूबर्ट में हुरकाज को अंतिम 8 में प्रवेश करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हुरकाज ने पावेल कोटोव को 7-5, 6-1 से हराया। हुरकाज का सामना अब नोवाक जोकोविच से होगा। गत चैंपियन आंद्रे रुब्लेव को क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। डेविडोविच फोकिना के खिलाफ आंद्रे रुब्लेव ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच को अपने नाम किया। तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव ने भी आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। उन्होंने अंतिम 16 के मैच में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक को 6-4, 6-2 से हरा दिया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने मैक्सिको ओपन में अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखा है। अमेरिकी खिलाड़ी ने मुकाबले को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से अपने नाम करके क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। उधर मैक्सिको ओपन में एक उलटफेर भी देखने को मिला है। दूसरी वरीयता प्राप्त नॉर्वे के कैस्पर रड अंतिम 16 में हार कर बाहर हो गए। उन्हें जापान की गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी तारू डेनियल ने शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में आर्सेनल ने एवर्टन को 4-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आर्सेनल ने लीग में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में लिवरपूल ने वॉल्वरहैम्पटन को 2-0 से हरा दिया है। मैच के दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। पहला गोल वैन डाइक ने किया जबकि दूसरा गोल मोहम्मद सलाह ने किया। शेफील्ड यूनाइटेड ने FA कप में खेले गए एक मुकाबले में टॉटनहम हॉटस्पर्स को 1-0 से हरा दिया। टॉटनहम की इस हार के बाद से उनके कोच आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। और FA कप में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम को 3-1 से मात दे दी। मैन यू की तरफ से अंतिम मिनटों में 2 गोल हुए। FA कप के 5वें दौर के एक मुकाबले में साउथहैम्पटन को ग्रिम्सबी टाउन के हाथों 1-2 से हार झेलनी पड़ी। इस जीत के साथ ग्रिम्सबी टाउन 84 वर्षों में पहली बार FA कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी का जान का गाना बिल्ली बिल्ली रिलीज हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 वर्ष 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्री 15 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। टी सीरीज फिल्म्स और चॉक इन चीज फिल्म्स निर्मित श्री में राजकुमार राव
आलाया एफ की मुख्य भूमिका है। यह फिल्म इस साल 15 सितंबर को देश भर में रिलीज होगी। सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म की घोषणा कर दी गई है और इसका निर्देशन टीजे ज्ञानवेल करेंगे। कहा जा रहा है कि 2024 में रिलीज होने वाली फिल्म थलाइवर 170 में रजनीकांत एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। और इसी के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सिपाहियों, हमें